दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आपके 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लास के वीडियो लेक्चर्स एक एक करके हम लेकर हाजिर हो रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने वी हैव स्टडीड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीजें हम एक ही करके क्या पढ़ने वाले। लेकिन दोस्तों एक लाजमी बात है कि हम जब भी कोई काम परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसलिए बना रहा हूं ताकि हम इसलिए वीडियो क्यों बनाते लगातार, ताकि आपका जो एकेडमिक्स ईयर है वो बहुत अच्छे से आता है, आपका जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। सही बात है। उसी तरह से whenever we are performing any kind of business activity यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। और दो तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए उसमें, ये चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या? एक पहला होना चाहिए आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होना चाहिए आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीजें डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है? पैसे से रिलेटेड। क्या? पैसे से रिलेटेड जो होता है उसे हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। सही बात है। वही अगर मैं सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो सोशल रेफर्स टू सोसाइटी। तो जो सोसाइटी से रिलेटेड हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे बिजनेस परफॉर्म करते टाइम, उसमें हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को लाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि हम और भी ऐसे लेक्चर्स आपके लिए लेकर आ सके। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं। अब हम आ चुके हैं आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ने क्या क्या वाले? प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपके चार है। क्या है? चार आपके ऑब्जेक्टिव्स है। चलो मेरे साथ एक बार पढ़ लो। इकोनॉमिक क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? अर्निंग प्रॉफिट आता है, फिर सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, फिर उसके बाद आता है इनोवेशन और आपका आता है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। वापस अर्निंग प्रॉफिट, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन, बेस्ट पॉसिबल यूज फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, इतनी चीजें। अब एक एक करके चलिए समझते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, सही बात है। प्रॉफिट क्यों अर्न करना है? क्यों अर्न करना है? सबसे पहली चीज, आप एक तो आपका सेविंग आता है, आपका सोर्सेज होता है कैपिटल का, उनसे सबसे पैसे लेकर आप क्या करते हो? बिजनेस में सारे पैसे क्या लगा देते हो। अब पैसे लगाने के बाद आप उसको चलाते हो, उस पर मेहनत करते हो। अब अगर आपको उससे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, यानी कुछ उससे आपको प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा, कुछ इनकम नहीं गेन हो रही है, तो बिजनेस नहीं चला सकते। अब क्यों नहीं चला सकते? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो बिजनेस आपके पास घर में इतने पैसे तो नहीं रखे होंगे कि आप पूरे के पूरे पैसे खुद से लगा रहे हो, या फिर आपके पास इतनी सेविंग तो नहीं होगी कि आप सारे पैसे खुद से ही लगा दोगे। हाँ या ना? सही बात है। तो आप क्या करते हो? आपके पास सोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आपको समझाना चाहूंगा। आप सोर्सेज होते हैं, आप क्या करते हो? आपके रिलेटिव से कुछ पैसे लेते हो, फिर आपके कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसे लेते हो, बैंक से लोन लेते हो। हाँ या ना? अब ये सारे लोग आपको फ्री में पैसे तो देंगे नहीं। फ्री में पैसे देंगे क्या? जैसे 5 लाख ये दे रहे, 5 लाख ये दे रहे आपको, फिर ये 5 लाख ये भी दे रहे आपको, कुछ 15 लाख आपको ये दे रहे, तो ये आपको फ्री में पैसे देंगे नहीं। इसके बदले क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये इंटरेस्ट, इनका ब्याज तो आपको देना ही है, यानी इंटरेस्ट तो पे करना है, लेकिन साथ ही साथ जो 5 लाख आपने लिए वो 5 लाख भी तो वापस करने आप। तो ये वापस कैसे करोगे? और एक टाइम लिमिटेशंस रखेंगे लोग कि इतने टाइम में आपको क्या पूरे पैसे मुझे वापस लौटाने होंगे। सही बात है कि नहीं बात है? सही है। तो आप क्या करोगे? अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इनको पैसे कहां से दोगे? और फिर उसके बाद अदर खर्चे जैसे लाइट बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, ये सारी चीजें आप कहां से पे करोगे? नहीं पे कर पाओगे। कब पे कर पाओगे? जब आपके पास प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आप क्या मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे दोस्तों, समझ में। और आपका बिजनेस क्या होगा? बिजनेस पर ताला पड़ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब तक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा आप सारे ड्यूज नहीं पे कर पाओगे,
ये सारी चीजें भी होंगी दोस्तों। और आप क्या नया कुछ अपने बिजनेस में कुछ नया लॉन्च करने से पहले 100 बार सोचोगे, प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस में लॉन्च कैसे करोगे? नया लॉन्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उस पर R&D करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नए टेक्निक्स अपनाने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजों के लिए फंडिंग लगती है। फंडिंग कहां से आएगी जब प्रॉफिट ही नहीं होगा दोस्तों? और पैसे उधार लोगे क्या? नहीं ना, सही बात है कि नहीं बात है? और पैसे उधार भी ले लिया लेकिन बिजनेस नहीं चल रहा फिर भी, तो कहां से पैसे पे करोगे? क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप बाकी सारी चीजें क्या आप कर सको। सर्चिंग न्यू कस्टमर्स, अब न्यू कस्टमर सर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नए कस्टमर्स क्यों, चलिए समझते हैं। अब नए कस्टमर्स यानी आपका टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मतलब आपका जैसा प्रोडक्ट है एक जिम जैम बिस्किट है, क्या है? जिम जैम बिस्किट मेरा फेवरेट बिस्किट है। तो ये जो जिम जैम बिस्किट है आप ला रहे हो मार्केट में, ठीक है? अब आप क्या करोगे, मार्केट में ला रहे, आपकी टारगेट ऑडियंस बच्चे, क्या है? बच्चे। अब बच्चों को आपके फॉर एग्जांपल आपके 10 कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स? 10 कस्टमर। तो अब 10 कस्टमर्स में ही आपका क्या पूरा बिजनेस चलाओगे क्या? नहीं दोस्त, आप क्या सोचोगे, मैं अपने बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाऊं, मेरे पास और कस्टमर्स आए, तो उसके लिए आप अलग अलग टेक्निक अपनाओगे। कैसे अपनाओगे? जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, कार्टून चैनल्स पे एडवर्टाइजमेंट करो। क्यों एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है यानी जो आपका कस्टमर है, कस्टमर को टारगेट ऑडियंस मतलब बेसिकली आपका प्रोडक्ट किसके लिए? आपका प्रोडक्ट बच्चों के लिए, तो बच्चे क्या होगा? आपके टारगेट ऑडियंस होंगे जो आपके लिए कस्टमर्स है, सही बात है। तो आप क्या करोगे, कार्टून चैनल्स पे आप एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे, पैम्पलेट छपवाओगे, बुक स्टोर्स में बंटवाओगे, सही बात है, जहां पे बच्चे विजिट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फंडिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे चाहिए दोस्तों, सही बात है कि नहीं बात है? हाँ या ना? अब ये नए कस्टमर्स तो आपने ढूंढ लिए, इस तरह से आप नए कस्टमर्स, अब नए कस्टमर्स मिल गए तो क्या आप पुराने कस्टमर्स को भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे। भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे दोस्तों, क्योंकि यही जो कस्टमर, अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई करते तो वही क्या करते, वो आपके दूसरे कस्टमर्स को आप जो नए दूसरे लोग होते उनको रेफर करते। समझ में आ गया? ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो ताकि आपको और प्रॉफिट हो सके। और प्रॉफिट होने के बाद आप क्या करो, मार्केट में और भी ज्यादा सस्टेन करो और आपका जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा ग्रो हो सके। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब इनोवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनोवेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोगों को एक चीज खा खा के बोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक चीज खा खा के बोर हो जाएंगे। जैसे बिस्किट की अगर बात करूं तो पहले बिस्किट 2-2 रुपए के आते, ऐसे छोटे छोटे बिस्किट आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, बिस्किट्स में आप देखोगे तो पार्ले जी जैसे बिस्किट आता है वैसे बिस्किट्स आने लगे। अब पार्ले जी बिस्किट्स आने के बाद उसमें क्या आने लगा, अब लोग उसके खा खा के बोर हो गए, तो एक क्रीम की लेयर आने लगी और 2 बिस्किट ऊपर से आने लगी। फिर वो बिस्किट खाते खाते भी लोग पक गए। फिर क्या आने लगा, फिर दोस्तों आपका जो शुगर होता है वो शुगर के कुछ स्प्रिंकल्स होने लगे बिस्किट पे, जैसे बर्बन बिस्किट है, सही बात है। फिर वो भी खा के लोग पक गए। फिर उसके बाद क्या आने लगा, हाइड एंड सीक जैसा, हाइड एंड सीक चॉको चिप्स होते हैं ना, वो बिस्किट्स के अंदर आने लगे, तो वो भी खा के पक गए। अब यहाँ पे क्या आने लगा, बिस्किट का जो शेप है वही चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। अब बिस्किट में क्या आने लगा, ऊपर जेली आने लगा। जेली आने लगा कि नहीं आने लगा? तो ट्रीट के बिस्किट में पहले टॉयज मिलते थे, तो उस तरह से आप वो अट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा मोटिव क्या बताना कि लोग एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट यूज कर करके, एक ही तरह की सर्विसेज यूज करके क्या थक जाएंगे और वो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। फिर वो आपका सर्विस यूज करना, आपकी गुड्स यूज करना बंद कर देंगे। सही बात है। आपको समय के हिसाब से क्या करना होगा, आपके प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा और आपके जो कस्टमर्स हैं उनका क्या मन पसंदीदा बना रहना जरूरी है आपका। सही बात है। जैसा कि मैं बात करूं नोकिया, नोकिया एक मोबाइल फोन था जो मैं जब छोटा था, यानी जब मैं छोटू सा था, इतनी छोटू सा था, तो मेरे टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा पॉपुलर था। लोग हमेशा मोबाइल फोन है मतलब नोकिया। और नोकिया मार्केट में सस्टेन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने चेंजेस क्या अडेप्ट नहीं किए। स्मार्टफोन में कन्वर्ट होना उसको मंजूर नहीं था। हालांकि हुआ, अब बोलोगे सर हुआ तो, लेकिन बहुत देर हुआ। तब तक बाकी सारी जो कंपनीज थी मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की, वो उन्होंने क्या किया, मार्केट को क्या ग्रैब कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो हमें क्या चेंज होना क्या बहुत जरूरी, हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इनोवेशन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे? आप सोचोगे आप आज मार्केट में लोगों को जरूरत क्या है, मोबाइल फोन, जैसे मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन में क्या सारे फीचर्स चाहिए। अब लोगों को कैमरा बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे कैमरे पे काम करना पड़ेगा। सही बात है। मुझे सर्वे करो, मुझे पता चल रहा है कैमरे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, तो मैं वो करूंगा। या फिर लोगों को जो प्रोसेसिंग होता है मोबाइल फोन का वो बहुत अच्छा चाहिए, गेम्स खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, फ्री फायर खेलने के लिए,
तो वो मुझ पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद, एक सर्वे करने के बाद मुझे काम करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए मुझे नए मॉडर्न टेक्निक्स, क्योंकि नई चीजें ला रहा हूं ना मैं, मॉडर्न टेक्निक्स, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेगी ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को एक नए तरीके से क्या प्रेजेंट कर सकूं। हाँ या ना, सही बात है। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब ये सारी चीजों के लिए चाहिए क्या, फंडिंग चाहिए रहेगी, तो ये आपके कब चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हुई कि नहीं हुई, समझ में आ गया, तभी आप क्या मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अब बेस्ट पॉसिबल यूज फॉर ऑफ रिसोर्सेज। अब आप सभी को पता है रिसोर्सेज, अब जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत स्केर्स है। स्केर्स क्या, रिसोर्स क्या अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, अल्टरनेटिव यूज है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये पेन, ये जो मार्क के पेन है ये बहुत एक लिमिटेड ही पेन है। अब इसका मेरे पास बहुत सारा यूज हो सकता है, मैं लिखने के लिए यूज कर सकता हूँ, मैं स्लाइड करने के लिए यूज कर सकता हूँ, सही बात है कि नहीं बात है। फिर उसके बाद अगर मुझे किसी को मारना तो ऐसा फेंक के मारने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस हो गए, सही बात है कि नहीं बात है। लेकिन अब जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे इसको कुछ इस तरह से यूज करना है, कुछ इस तरह से यूज करना है ताकि मैं क्या कर सकूं, ताकि मुझे और प्रॉफिट हो सके। मतलब इसका जीरो वेस्टेज हो, मतलब ये कहीं भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको हर तरीके से यूज करूं। जब मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा, जब मुझे मारना है तो मारूंगा, जब मुझे ऐसे ऐसे सोचना है तो मैं अपने सर पे में मार के सोच सकता हूं। तो ये क्या होगा, ऑप्टिमम यूज होगा। क्या होगा, ऑप्टिमम यूज होगा। जैसे रॉ मटेरियल्स आते हैं आपकी कंपनीज में, रॉ मटेरियल्स आएंगे बिजनेस में, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स में क्या होता है, अगर आप लोग अच्छे से उसको यूज कर रहे हो तो आपका क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। आपको रॉ मटेरियल्स जितने, जैसे एक जो रॉ मटेरियल में आप 100 बना रहे हो, 100 बनना चाहिए, 100 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। अब उसको अच्छे से यूज करो, एकदम एफिशिएंट मैनर में यूज करो तो आप 100 के 100 बना सकते हैं। अगर एफिशिएंट मैनर में यूज नहीं करोगे तो उसमें से 90 प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। आपके जो फाइनिश गुड है वो 90 प्रोडक्ट्स ही बन पाएंगे फाइनिश गुड्स, सही बात है कि नहीं। और जो बाकी के 10% वो तो आपका लॉस हो गया ना दोस्तों, उसके लिए आपके पैसे जा रहे कि नहीं जा रहे, तो आपका ऑप्टिमम यूज होगा क्या, नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका वर्स्ट यूज हो जाएगा रिसोर्सेज का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करना है ताकि वो क्या हो सके, वो एकदम अच्छे से यूटिलाइज हो सके, जीरो वेस्टेज, ना के बराबर वेस्ट हो। और ना के बराबर वेस्ट होगा तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां पे हम आते हैं आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। क्या सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आपके, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर उसके बाद आपका आता है दोस्तों वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब एक एक करके हम यहाँ पे समझने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसी चीज जिसमें प्योरिटी मतलब 100% प्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद सेफ्टी होनी चाहिए, मतलब उसको कंज्यूम करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीमार पड़ गए या फिर कुछ डिजीज होने लगी, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब जैसे आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख दे, 1 दिन के लिए रखा तो भी क्या सही रहे। उसकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन तब तक एक्सपायरी डेट के लिए तो रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूध का पैकेट लेके गया दुकान से और वो 1 घंटे बाद क्या होगा, फट गया, तो ये क्या होगा, ये प्योर यूजेज नहीं होगा। समझ में आ गया। यूटिलिटी मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो चाहिए, हमारे काम का होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है आपका सप्लाइंग ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को क्या करोगे, एक क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करोगे तो लोग आपसे खुश होंगे। जब लोग आपसे खुश होंगे तो वापस आपके पास आएंगे, किसी और के पास क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो इधर उधर भटक जाएंगे। आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आप एक फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप में जा रहे हो या फिर एक कैफे में जा रहे हो, ठीक है। आपने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। अब खाने के लिए जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो वो जो खाना आपको मतलब जो भी मील मिल रहा है वो बासी है, तो आप जाना पसंद करोगे या नहीं जाना पसंद करोगे। और एक ऐसी जगह है जहां पे आप जा रहे हो, फूड मिल रहा हो, एकदम फ्रेश मिल रहा हो, टेस्ट बहुत अच्छा है, सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है और हेल्दी भी है। आप बताइए आप वहां पे लौट के जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे, सही बात। तो उसी तरह से अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपके कस्टमर्स आ रहे, तो वो कब आएंगे, जब आप उनको अच्छी चीजें प्रोवाइड करोगे या फिर जब खराब चीजें प्रोवाइड करोगे। जब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे तभी आएंगे ना। तो वही सही आपका बिजनेस में होता है। इतनी चीजें के लिए अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गया, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, रॉन्ग मेजरमेंट हो गया। चलिए समझते। आपने सुना है कि पहले कैसे हुआ करता था, पहले चावल के अंदर कंकड़ मिला करते थे, याद है, चावल के अंदर कंकड़ मिलते थे। और कंकड़ से क्या होता है, अब कंकड़ क्यों मिलाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है।
क्योंकि उस टाइम पे लोग कस्टमर्स जो थे वो उतने एजुकेटेड नहीं थे, लोगों को उतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो दुकानदार होता था वो कंकड़ मिला देता था। अब कंकड़ मिलाने की वजह से क्या होता था दोस्तों, जो वजन रहता था चावल का वो क्या हो जाता था, ज्यादा हो जाता था। एक्चुअल में जो चावल था वो कम हो जाता था, तो कंकड़ क्या होता था, ज्यादा हो जाता था। इसकी वजह से जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाता था। और अगर मैं एक एग्जांपल, आपको तराजू पता है, तराजू तराजू के नीचे ना चुंबक लगाया जाता था। अब चुंबक की वजह से क्या हो जाता था, जो चावल अभी जैसे दो पल रहा होता है ना, एक ये साइड एक ये साइड, ये इसमें चावल डाला जाता है, उसमें वजन डाला जाता है, तो क्या किया जाता था, चुंबक ना ये चावल जिसमें रखा जाएगा ना उसके नीचे दबा दिया जाता था। अगर 1 किलो चावल चाहिए, आधा किलो आपका फॉर एग्जाम्पल आधा किलो का चुंबक की आपका लगा दिया, या फिर पाव किलो का चुंबक की लगा दिया, तो पाव किलो का चुंबक लगाते हैं तो उसमें कितना आता है आपका, कुछ आएगा आपका 750 ग्राम आएगा। तो 750 ग्राम पाव किलो क्या होगा, दुकानदार का फायदा हो गया। तो ये क्या गलत मेजरमेंट करता था, तो ये एक चीज होती है। और आपको ब्लैक मार्केटिंग जैसा अगर मैं बताऊं, आपको पता है जब मार्केट में कांदे आते हैं, कांदे का हर साल होता है, क्या होता है, जो सप्लायर्स होते हैं वो कांदा क्या करते हैं, रोक के रख लेते हैं। क्यों रोक के रखते हैं, ताकि मार्केट में जो सप्लाई हो जाएगा कम हो जाएगा। जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा तो लोगों को तो वो बेसिक नीड है, रोज खाने में यूज होता ही है, तो उसका लोग डिमांड करेंगे। अब जब डिमांड ज्यादा होगा, क्या होगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आप जो कंज्यूमर होंगे वो क्या कर देंगे, उसका प्राइस बढ़ा देंगे। सही बात है कि नहीं बात है, प्राइस बढ़ाएंगे क्योंकि सप्लाई कम है। क्या आएगा, जब मार्केट में कमी पड़ने लगेगी कांदे की, तो क्या होगा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट में सिर्फ 5 किलो कांदा है, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस जो है लोग जो सेलर होंगे वो बढ़ा देंगे ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो। सही बात है। अब जो सप्लायर्स वो रोक के रखेंगे। अब जब कांदे का दाम आसमान छूलेगा, 150 रुपया 200 रुपया किलो छोड़, तो वो धीरे धीरे क्या सप्लाई करते हैं, तो ये एक ब्लैक मार्केटिंग होती है। समझ में, यानी प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीजें प्रॉपर हो रही है, लेकिन जो सप्लायर्स उन्होंने क्या बीच में ही कांदे को रोक रखा है ताकि कांदे का दाम बढ़ जाए। और कांदे का दाम जब बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, जब कांदे का दाम बढ़ेगा तो लोग क्या आएंगे, उसको खरीदेंगे, तो उन्हें क्या ज्यादा अर्निंग मिलेगी। प्रोडक्शन में जितना पैसा नहीं लगा था उससे ज्यादा उनको मिलेगा। समझ में आ गया, तो एक आपका ब्लैक मार्केटिंग होता है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सही बात है, हमें एज अ बिजनेसमैन हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जॉब क्रिएट करना चाहिए। हमारे जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, स्किल्ड लेबर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किल्ड लेबर्स मतलब ऐसे लेबर जिन्हें काम आता है, अनस्किल्ड लेबर्स मतलब ऐसे लेबर जिन्हें काम नहीं आता है। तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो हमेशा डेवलप करते रहनी चाहिए, उनको क्या काम देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोसाइटी से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, हमारे जो कंज्यूमर सोसाइटी में रहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट करे, तो हमें उनके लिए भी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो इकोनॉमी यानी जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए भी करना, और साथ ही साथ दिव्यांग यानी जो स्पेशल एबल्ड जो लोग होते हैं उनके लिए भी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल करानी चाहिए। अब आगे अगर मैं बात करूं आपके वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, जैसे कैसे एम्प्लॉइज का वेलफेयर कैसे हो, एम्प्लॉइज का भला आप कैसे कर सकते हो, चलिए समझते हैं। फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन मतलब लोगों को, जो एम्प्लॉइज आपके पास काम करे उनको ना किसी जात, कास्ट या फिर रिलीजियस बेसिस पे अमाउंट अलग फर्क मतलब किसी का मार्फिकेशन करके या फिर इनइक्वालिटी शोकेस करके आपको काम नहीं कराना है। जिस बंदे ने जितना काम किया उसके हिसाब से उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन, प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर वेजेस जो भी उसके काम के लिए बनता है वो हमें देना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि जो मेंस होते हैं उनको ज्यादा होना चाहिए, वुमेन्स को कम होना चाहिए, तो ये भी गलत बात है। अगर मेन जितना काम करी तो उसको भी उतना सैलरी, अगर मेन जो है वुमेन जितना काम करे तो उसको भी उतनी सेम, मतलब दोनों को ही क्या सेम सैलरी मिलनी चाहिए सेम काम के लिए। समझ में आया, मतलब जितना वर्क किया उसके हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उनको जैसे वीकली ऑफ हो गए, ये सारी चीजें भी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। समझ में आया, वो अगर वो एक्स्ट्रा काम करे तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए भी हमें उनको पैसे देने चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम करे तो उनको अप्रेजल के तौर पे कैसे छुट्टी दे दी, या फिर उनको कभी बीमार हो गया तो उनको ऑफ दे दिया, वीकली ऑफ दे दिया। तो उस सारी चीजों से क्या होता है, ये हमारा क्या एम्प्लॉइज का वेलफेयर होता है। जैसे कोई बोनस का टाइम होता है तो बोनस दे दिया, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए अगर बिजनेस को अच्छे से चलाना। अब ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्यों, अगर एम्प्लॉइज आपके खुश होंगे तो वो दिल से काम करेगा, और जब दिल से काम करेंगे तो एफिशिएंट मैनर में काम करेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, और जब आपके बारे में सोचेंगे तो वो आपके घर जैसा काम करेंगे। तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे कंपनी का थोड़ा भी क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब नुकसान नहीं होगा, एक थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा, तो आपकी बिजनेस का होगी बूम। समझ में आया कि नहीं आया, यानी आसमान छुएगी। हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। अब सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करना चाहिए। अब सोशल प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रहे हैं,
इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो होते जा रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका क्या जो स्लम एरियाज यानी जो वो भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जैसे झुप्पड़पट्टी एरियाज होते हैं उसको हम लोग स्लम एरियाज बोलते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। तो हमें ये सारी टेक्निक सोचनी है, अगर मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी मेरी फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है तो उसको मैं किस तरह से मिनिमाइज कर सकता हूँ, किस तरह से उसको कम कर सकता हूँ, या फिर अगर उसके कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, ये भी मुझे समझना चाहिए। समझ में अभी जैसे मैं सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पेड़ लगा सकता हूँ, अपने आजू बाजू फैक्ट्री के लगा सकता हूँ, या फिर कहीं पे कुछ ड्राइव चला के मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ। पोल्यूशन कम करने के लिए मैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स रखते हैं, तो ये सारी चीजें मुझे क्या करनी चाहिए। अब आगे आते हैं, आगे आपका आता है कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब सोसाइटी से हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, नेचर से हम बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे कोई डोनेशन दे दिया, आपने देखा होगा ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, डोनेशन चलाती है, उनके कुछ ट्रस्ट होते हैं, वो चलाते। वो क्यों चलाते, ताकि क्योंकि सोसाइटी से बहुत सारी चीजें ले, एम्प्लॉय से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, हाँ या ना, वो एम्प्लॉय भी सोसाइटी से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, डोनेशन हम कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए हम कुछ डोनेट कर सकते हैं, जितना हमसे हो सके वो हम डोनेट कर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं, किसको, जो हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट्स है, जिनके इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैसे पे कर सकते अपने एजुकेशन का, तो उनको हम स्कॉलरशिप ऑफर कर सके, उनको हेल्प कर सकेंगे। और हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वही आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अगर देश आगे बढ़ा तो आपको बिजनेस भी क्या आगे बढ़ेगा। समझ, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयज में अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज को हम और कैसे वेलफेयर कर सकते हैं, जैसे कुछ उनके जो बच्चे हैं उनके स्कूल के फीस पे करके, डोनेशंस पे करके, उनके हायर एजुकेशन में हेल्प कर सके, उनके घर का खर्चा, उनको और रहने के लिए घर प्रोवाइड करके। तो ये सारी चीजों पे से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज को हेल्प आउट कर सकते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं, आगे आता है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये हम समझेंगे। अब क्या है हमारा प्रॉफिट का रोल है, प्रॉफिट का चलिए समझते। रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, मैंने कहा था कि पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, आप अलग अलग जगह से मांगोगे, अलग अलग जगह से मांगोगे तो उनको वो फ्री में तो देंगे नहीं, सही बात है। अब फ्री में तो देंगे, वो इंटरेस्ट चार्ज करिए, और वो इंटरेस्ट आप कैसे पे करोगे, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैसे आप पे करोगे, फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कैसे पे करोगे दोस्तों। तो आप पैसे आप पे करोगे, आपके फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कैपिटल के खर्चे, यानी आपने कैपिटल तो 5 लाख रुपए, लेकिन उसके ऊपर आपके खर्चे क्या हो रहे हैं, उसके बदले आपको पैसे पे करने पड़ रहे हैं कि नहीं पे करने पड़ रहे हैं, वो तो पे कर देंगे, लेकिन उसके ऊपर ब्याज पे करना पड़ता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कैपिटल का कॉस्ट है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। जैसे अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, आगे पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, तो आपको उनको डिविडेंड देना पड़ेगा या फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैसे पे करो, जब आपकी कंपनी में प्रॉफिट होगा तभी पे कर पाओगे, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पे कर पाओगे क्या, नहीं पे कर पाओगे। ऑलरेडी हमने समझ लिया था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो नई नई चीजें लानी पड़ेगी, नई नई चीजें लाने के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और पैसे कब आएंगे, जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। जब बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलप नहीं कर पाओगे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे तो क्या नई चीजें ला नहीं पाओगे, नई चीजें ला नहीं पाओगे तो मार्केट में सस्टेन कर पाओगे क्या, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रोथ एंड एक्सपांशन। समझते हो थोड़ा एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है एक्सपांशन। चलिए समझता हूं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस करने में आप क्या करते थे, पहले आप 5000 यूनिट क्या कपड़े क्या करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे। क्या करते थे, 5000 यूनिट कपड़े मैन्युफैक्चर करते थे। अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे दोस्तों धीरे धीरे जैसे टाइम चलता गया, आप क्या सोचा, मुझे क्या करना, 20,000 कपड़े, 20,000 यूनिट कपड़े क्या मुझे मैन्युफैक्चर करने। अब ये कैसे कर पाओगे, अब जितनी मशीन से क्या 5000 यूनिट कपड़े मैन्युफैक्चर, उतनी मशीन काफी होगी क्या, नहीं, आपको नई मशीन लानी पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉइज भी हायर करने पड़ेंगे। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको मशीन चाहिए रहेगी, और मशीन क्या फ्री में आएंगे क्या, नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कब आएंगे, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होगा, तभी आप एक्सपांशन कर पाओगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है,
आप कपड़े मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, अब आपको मन कर रहा है यार कपड़े में तो मैंने अच्छा खासा मार्केट बना लिया, लेकिन अब मुझे क्या शूज भी मैन्युफैक्चर करना है। देखो डाइवर्सिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कपड़े ही बेचते थे फिर शूज भी बेच रहे, अब आप क्या शूज बेचते बेचते साथ ही साथ आपको यार मुझे घड़ी भी मैन्युफैक्चर करनी है। अब ये जूते घड़ी ये सारे मैन्युफैक्चर करने के क्या क्या चीजें, क्या जो मशीन कपड़े बनाती थी वही कपड़े आपके वही मशीन कपड़े नहीं, वही मशीन क्या आपके जूते और घड़ी बनाएगी क्या? नहीं। जो लेबर्स आपके कपड़े मैन्युफैक्चर करेगा क्या वही लेबर्स शूज और घड़ी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? नहीं। इनके लिए क्या लाना पड़ेगा? नई मशीन लानी पड़ेगी, नए एम्प्लॉयज लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे? लाने पड़ेंगे। क्या अब मुझे बताओ जो टेक्निक्स आप क्या कपड़े बेचने के लिए यूज करते थे, जो एडवर्टाइजिंग या फिर आउटलेट्स लगाते, वही आउटलेट्स आप शूज के लिए भी करोगे? नहीं ना दोस्तों, अलग चाहिए रहे। तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए रहेगा? पैसे चाहिए रहेंगे, मशीन चाहिए रहेंगे, और मशीन और पैसे कब ला सकते हो? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। अब आगे इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे। इंक्रीजेस एफिशिएंसी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एफिशिएंसी कब आएगी आपकी बिजनेस में? जब आप जितना भी बकाया होगा वो सारी चीजें पे करोगे, सही बात है, तब आपकी एफिशिएंसी आएगी। कैसे? चलिए समझते हैं। रॉ मटेरियल वाला उससे आपने 10,000 का क्या किया? रॉ मटेरियल उधार ले लिया। अगर आप उसको पेमेंट नहीं करोगे 10,000 का, तो अगली बार आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा? नहीं सप्लाई। चलो 2 बार 3 बार कर भी देगा, लेकिन अगली बार करेगा अगर पेमेंट आप नहीं करो? नहीं करेगा। सबसे पहली चीज ये होगी, जब रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा तो प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या सारी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो चीज एफिशिएंट होगी क्या? नहीं होगी। वैसे अगर मैं बात करूं आपके एम्प्लॉयज की, अगर आप एम्प्लॉयज को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो, आपके वेजेस जो होते हैं लेबर्स के वो आप पे नहीं कर रहे, तो एम्प्लॉय क्या काम करेगा? चलो काम कर रहा भी, लेकिन दिल से काम करेगा? नहीं। वो हमेशा क्या सोचेगा, यार ये बंदा हमारे लिए बारे में कुछ सोचता ही नहीं, तो इसको मैं कुछ करूंगा क्या? उसके लिए मैं क्यों करूँ अच्छे से काम? नहीं करेगा। सही बात है, क्योंकि उसको भी तो घर चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आज क्या करो, जब आप रॉ मटेरियल अच्छे से रॉ मटेरियल सप्लायर को क्या करोगे, पेमेंट टाइम पे करोगे, तो वो क्या करेगा, वो फटाफट आपका एक कॉल किया भाई मुझे यही चाहिए, तो फटाफट क्या करेगा, रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगा कि नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मुझे क्या पैसे टाइम पर दे देता है। अगर एम्प्लॉयज को आप पेमेंट अच्छे से कर रहे हो, इंसेंटिव जो होता है उनका वो दे रहे हो, जो बोनस होता है वो टाइम पे दे रहे हो, सारी चीजें टाइम पे दे रहे हो, A to Z टाइम पे दे रहे हो, तो क्या करेगा, दिल से काम करेगा। अब जब दिल से काम करेगा तो सोचेगा आपके बारे में, क्या सोचेगा कि भाई कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जितना अच्छे से काम करूंगा मेरा बॉस मुझे उतना क्या अप्रेजल देगा, कुछ पैसे देगा, कुछ इंसेंटिव देगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। जब अच्छे से काम करेगा तो वेस्टेज होना क्या होगा, ना के बराबर। जब ना के बराबर होगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी मेंटेन होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है? मीन्स ऑफ, अब बिजनेस के लिए लाइवलीहुड क्या, बिजनेस को चलाना चाहिए, या फिर एक बिजनेसमैन होता है उसको भी अपना पेट पालना है कि नहीं पालना है? कब पाल पाएगा? जब बिजनेस में क्या प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब क्या, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द बिजनेसमैन। अब अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो बिजनेसमैन क्या कर पाएगा, बिजनेसमैन एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रह पाएगा, अच्छे से जी पाएगा। अगर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या मेंटेन कर पाएगा? नहीं मेंटेन कर पाएगा, और फिर गया फिर काम से। समझ में आ गया? फिर रिवॉर्ड फॉर रिस्क। हम सभी से जानते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क होता है, हमेशा रिस्क होते हैं। कभी हो सकता है जो मार्केट चेंज हो जाए, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, सही बात है कि नहीं? तो वो सारे फैक्टर से कौन खेलता है? बिजनेसमैन खेलता है, बिजनेस खेलता है। तो उसी का जो रिवॉर्ड होता है, यानी उसका जो अवार्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज उसको क्या मिलती है, प्रॉफिट के तौर पे मिलती है। सही बात है। और हालांकि अगर उसके पास प्रॉफिट है, अगर उसको कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा अच्छे से हो रहा था, तो वो क्या कर सकता है, कोई भी रिस्क उसको सस्टेन भी कर सकता है, उसको क्या फेस भी कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई XYZ कंपनी होगी, वो बहुत अच्छे से चल रही थी, सालों साल चल रही थी, ठीक है। अब अचानक से क्या आ गया, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, हम सभी ने फेस किया, उसकी कंपनी का शटडाउन हो गया। लेकिन पहले उसने अच्छी खासे पैसे अर्न किए थे, तो जब पैसे अर्न किए तो लाइट बिल का खर्चा, सारी चीजें उसको सबको भरनी पड़ी थी, तो उसको भी भरनी ही पड़ेगी। सही बात है। तो अगर प्रॉफिट उसने अर्न किया था तो वो क्या कर पाएगा, वो सारी चीजें पे कर पाएगा, नहीं पे कर पाएगा। और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज को क्या सैलरी भी दे पाएगा उनके बुरे वक्त में। अब जब उनके बुरे वक्त में उनको सैलरी देगा तो एम्प्लॉयज भी थोड़ा खुश होंगे और अच्छे से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि बिजनेस में अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी, क्योंकि खर्चे उठाओगे यानी कॉस्ट उठाओगे
तो एफिशिएंसी मेंटेन होगी, साथ ही साथ क्या नई चीजें ला पाओगे, नए टेक्नोलॉजी ला पाओगे, नई टेक्नोलॉजीज लाओगे तो मार्केट में सस्टेन करोगे, कस्टमर्स आपको पसंद करेगी। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी एक एक करके। मैंने सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बस कल के लेक्चर, एक लास्ट लेक्चर आपके लिए इस चैप्टर का और आएगा, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जहां पे हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई। समझ में आई है तो यार क्या करोगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर भी आपके लिए लेकर आए, इकोनॉमिक्स का भी हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों।